ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो मतलब 10 साल से जो टकराव चल रहा था उसका क्लाइमैक्स था। वेनेजुएला में सत्ता, तेल और क्राइम को लेकर एक ऐसी लड़ाई छिड़ी थी जो आखिर में सीधी मिलिट्री एक्शन में बदल गई। और फिर जैसे ही काराकास से धमाकों की खबरें आने लगी, एक ऐसी चौंकाने वाली घोषणा हुई जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। तो सोचिए, 3 जनवरी की सुबह काराकास के लोग जोरदार धमाकों की आवाज से जागे। आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे और नीचे जमीन पर सालों का जो तनाव था वो एक भयानक अंजाम तक पहुंच रहा था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? लैटिन अमेरिका में इतने सालों बाद अमेरिका ने इतना सीधा मिलिट्री एक्शन क्यों लिया? चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, करीब 10 साल से भी ज्यादा। उस दौर में जब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बस बिगड़ते ही जा रहे थे। देखिए, ये लड़ाई कोई एक रात में शुरू नहीं हुई। ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने से लेकर, जिन्होंने अमेरिका को सीधी टक्कर दी, फिर निकोलस मदुरो पर लगे नार्को टेररिज्म के संगीन इल्जाम, हर एक घटना ने टेंशन को और बढ़ाया और इसका अंत हुआ 2026 के उस हमले में। सालों तक बस यही चलता रहा। दोनों देश एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। अमेरिका कहता था कि मादुरो की सरकार भ्रष्ट है, लोगों पर जुल्म करती है। वहीं काराकास का कहना था कि ये सब तो बहाना है, असली मकसद तो अमेरिका का उनके तेल के खजाने पर कब्जा करना है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक गहरी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लड़ाई थी। और इस पूरी लड़ाई के सेंटर में पता है क्या था? सिर्फ एक चीज, तेल। वेनेजुएला की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और अमेरिका से उसकी दुश्मनी, इन सब की जड़ में यही काला सोना है। और ये कोई मजाक नहीं है। वेनेजुएला के पास सच में दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। यही कुदरती दौलत उसकी जियोपॉलिटिकल ताकत की बुनियाद है और शायद यही उसका सबसे बड़ा अभिशाप भी बन गई। अब देखिए, आयरनी की बात यह है कि इतनी दौलत होते हुए भी वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन बुरी तरह से गिर गया। मिसमैनेजमेंट, पाबंदियां और इन्वेस्टमेंट की कमी, इन सब की वजह से जो प्रोडक्शन कभी 3.5 मिलियन बैरल हर रोज होता था, वो 2025 तक सिर्फ 9 लाख बैरल पर आ गया। और इस इकोनॉमिक बर्बादी ने ना हालात को और बिगाड़ दिया। अब हुआ ये कि अमेरिकी पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला दुनिया में अकेला पड़ गया, तो उसे नए ग्राहक ढूंढने पड़े। तो उसने चीन, रूस, भारत और तुर्की जैसे देशों से डील करना शुरू कर दिया। ये सारे देश अमेरिका के स्ट्रेटेजिक राइवल हैं। इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ने वॉशिंगटन में अलार्म बजा दिया। जब तेल से पैसा आना बंद हुआ तो मादुरो सरकार ने माइनिंग की तरफ ध्यान दिया। लेकिन ये जो ओरिनोको माइनिंग आर्क है, ये इलीगल माइनिंग और हथियारबंद ग्रुप्स का गढ़ बन गया। इससे अमेरिका का वो दावा और भी पक्का हो गया कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है जिसे क्रिमिनल नेटवर्क से फंडिंग मिल रही है। तो फिर ये इकोनॉमिक प्रेशर मिलिट्री एक्शन में कैसे बदल गया? कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिन्होंने इस लड़ाई को पाबंदियों से सीधे हमलों तक पहुंचा दिया। 2020 में जो अमेरिका ने आरोप लगाए वो एक बहुत बड़ा कदम था। इसमें मादुरो को सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हेड बताया गया। कराकस ने कहा कि यह सब झूठ है, लेकिन इसी इल्जाम ने आगे होने वाले मिलिट्री एक्शन के लिए जमीन तैयार कर दी। फिर आया 2024 का विवादित प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इस पर बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, जिससे मादुरो की कुर्सी और कमजोर हो गई। ऑपोजिशन ने कहा कि जीत उनकी हुई है और वॉशिंगटन ने भी फौरन उन्हें मान्यता दे दी और मादुरो को एक इलीगल रूलर डिक्लेयर कर दिया। बस इसी लेजिटिमेसी क्राइसिस ने अमेरिकी दखल का दरवाजा खोल दिया। तो ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। पहले ड्रग्स के आरोप लगाकर मादुरो को बदनाम किया, फिर विवादित चुनाव से उनकी लेजिटिमेसी छीन ली और उसके बाद शुरू हुआ मिलिट्री एक्शन। पहले समंदर में जानलेवा हमले और आखिर में वेनेजुएला की जमीन पर ड्रोन स्ट्राइक्स। सितंबर 2025 में ये लड़ाई और भी खूनी हो गई। अमेरिकी मिलिट्री ने कैरिबियन में उन नावों पर बम बरसाने शुरू कर दिए जिन पर ड्रग्स तस्करी का शक था। इसमें 110 से ज्यादा लोग मारे गए। इन हमलों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन वॉशिंगटन की तरफ से ये एक सीधा और साफ मैसेज था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे ये कहकर सही ठहराया कि अमेरिका ड्रग कार्टेल्स के साथ एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक सशस्त्र संघर्ष में है। बस इसी घोषणा ने उन्हें इंटरनेशनल लॉ की हदें पार करने और वेनेजुएला के अंदर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन करने का अधिकार दे दिया। और ये सब हमें वापस उसी रात पर ले आता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 3 जनवरी की वो रात जिसने वेनेजुएला का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
आधी रात के ठीक बाद मानो कयामत आ गई। धमाकों ने कराकस और आसपास के इलाकों में रात के अंधेरे को चीर दिया। मिलिट्री बेस तबाह हो गए, पूरे शहर की बिजली चली गई और लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया था। निकोलस मादुरो का राज खत्म हो चुका था। इस हमले ने एक चैप्टर तो बंद कर दिया, लेकिन कई नए सवाल खड़े कर दिए। अब वेनेजुएला को कौन कंट्रोल करेगा? क्या अमेरिका के सपोर्ट वाली सरकार वहां टिक पाएगी या देश पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएगा? और इस पूरे एक्शन का बाकी रीजन पर क्या असर होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, वेनेजुएला का भविष्य अभी धुंधला है।